हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण अपनी लास्ट क्लास 8 में पढ़ा होगा, ठीक है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आप 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। ये सिर्फ है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहले मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैखिक समीकरण होते क्या है। फिर इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसे हम रिवाइज करेंगे, और फिर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हमारा आज का चैप्टर है। फिर हम बात करेंगे कि जो रैखिक समीकरण है इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसका हल कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख ग्राफ पर हम कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे इसका आलेखन करेंगे, इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है। और हमें उससे किस तरह की फिगर मिलेगी, आकृति कैसी मिलेगी, वे स्ट्रेट लाइन मिलेगी या कोई और आकृति मिलेगी, तो हम उसे अपने जो आलेख होगा आलेखन विधि से उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। फिर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण खींचेंगे। आपको पता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो अक्ष होती है, मतलब हमारा एक कार्तीय तल होता है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कोऑर्डिनेट वाले में, निर्देशांक ज्यामिति में, कि कार्तीय तल क्या होता है, ठीक है। उसमें ही हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्स अक्ष है उसकी समांतर कोई रेखा खींचेंगे, लाइन मिलेगी हमें, और फिर जो हमारे वाई अक्ष है उसकी समानांतर, बिल्कुल उसकी जो पैरेलल होगी, तो उन रेखाओं का समीकरण हम इसमें निकालना सीखेंगे। फिर हम इस चैप्टर के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, रैखिक समीकरण। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बच्चों, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे ये जो चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें जो ये अलग अलग शब्द है मैं इन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने चर पहले भी पढ़ा होगा, चर क्या होते हैं। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, चर और अचर। चर राशियां होती है और अचर राशियां होती है, ठीक है। इन दोनों से मिलकर ही क्या बनती है, जो हमारे व्यंजक होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, वो बनते हैं, ठीक है। हमने ये सब पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, जो बहुपद वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको चर और अचर अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। अगर आपको फिर भी इसमें डाउट है तो उस लेक्चर को आप दोबारा से देख लें। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, चर मतलब वेरिएबल्स, वो चर या वेरिएबल्स हम उन्हें कहते हैं जिनका जो मान होता है वो बदलता रहता है। जैसे हम जब इक्वेशन की बात करते हैं तो एक्स वाई पी क्यू यू वी एस टी, ये सब क्या हो सकते हैं हमारे उस इक्वेशन में, ये सब चर होते हैं, क्योंकि इनका जो मान होता है वो वैल्यू जो होती है वो बदलती रहती है, ठीक है। अचर होते हैं जो हमारे कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये सब हमारे क्या होते हैं बच्चों, अचर होते हैं। इनका मान कभी भी नहीं बदलता। अगर समीकरण में लिखा है कि 4 है तो 4 ही रहेगा, 4 का मान कभी भी कुछ और नहीं हो सकता। तो अचर जिनका जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है, और चर वेरिएबल्स जिनका जो मान होता है वो बदलता रहता है। अब इसमें बात करें दो चर वाले, ठीक है, यानी कि दो चर होंगे इस चैप्टर में ना, या तो एक्स वाई होगा या पी क्यू होगा या एस टी होगा, कोई भी दो चर होंगे। रैखिक का मतलब मैंने आपको बहुपद वाले चैप्टर में बताया था कि जो बहुपद है उसके टाइप्स, ठीक है, किसके आधार पर, उसकी घात के आधार पर। तो जो बहुपद होते हैं वो घात के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें मैंने पहला आपको बताया था रैखिक बहुपद, ठीक है। हमने फिर पढ़ा था द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो हमने घात के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। मतलब रैखिक बहुपद हम उस बहुपद को कहते थे जिसमें उसका जो चर होगा उसकी घात क्या होती है, 1 होती है। तो इसी तरह से रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब जो भी चर होगा उसकी क्या होगी, 1 घात होगी, तो वो रैखिक होगा। समीकरण जब हमारे पास कोई बहुपद है, मान लीजिए पी एक्स हमारे पास कोई बहुपद है और इसे हम 0 के इक्वल या किसी कांस्टेंट राशि के इक्वल रख देते हैं, मतलब ऐसे 0 के इक्वल रखते हैं, तो वो समीकरण बन जाता है, ठीक है। समीकरण और बहुपद में क्या डिफरेंस होगा, जब बहुपद को हम 0 के इक्विवेलेंट रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों, समीकरण बन जाता है, ठीक है। और जब उस समीकरण में जो चर होता है उसकी 1 ही घात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये हमारा होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपको ये समझ में आया होगा। मैं अभी इसे और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। मेरे पास ये एक टेबल है, इसमें एक तरफ लिखे हुए हैं मिठाई का नाम लिखे हुए हैं और दूसरा कीमत पर पीस, मतलब एक टुकड़े की क्या कीमत होगी। तो जैसे लड्डू है,
तो एक लड्डू की जो कीमत है वो 5 रुपीज है। रसगुल्ला, एक रसगुल्ले की जो कीमत है वो 10 रुपीज है। और काजू कतली इसका 15 रुपया है। मतलब पर पीस इनके ये रेट दिए हुए हैं। आप में से कोई मिठाई की दुकान पे गया और वो मिठाई मतलब खरीदना चाहता है, ठीक है, तो आपने जाके दुकान वाले से रेट पूछा पर पीस के हिसाब से, तो उसने कहा कि एक लड्डू 5 रुपए का मिलेगा, एक रसगुल्ला 10 रुपए का मिलेगा और एक काजू कतली 15 रुपए की मिलेगी। अब आपके पास कुल कितने रुपए हैं? कुल रुपए आपके पास है 150। अब आपके पास 150 रुपए हैं, उसमें से आप क्या क्या कितना कितना खरीद सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। भाई आपको तो मन कर रहा है कि आपको बस लड्डू खाना है, तो हो सकता है कि आप इन सारे रुपए की क्या खरीद लो, लड्डू। अब हम ये कैसे बताएंगे कि 150 रुपए के कितने लड्डू आएंगे? तो इन्हें ही हम क्या करते हैं बच्चों, इन्हें हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, फिर हम इनको हल कर सकते हैं, जिससे हमारी जो कीमत है या पर मतलब कितने लड्डू खरीदे जाएंगे वो निकल जाएगी। कैसे? भाई आपके पास कुल रुपए कितने? 150, ठीक है, आपको लड्डू खरीदना है सिर्फ, ठीक है, आपको क्या खरीदना है? सिर्फ लड्डू खरीदना है। और पर पीस कितनी इसकी कीमत है? 5 रुपए। तो मान लो, माना कुल लड्डू जो आप खरीदेंगे ना, कुल लड्डू x है, ठीक है, तो आप x लड्डू आपको खरीदने हैं, कितने में खरीदे जाएंगे? 150 रुपए आपके पास है, तो 5 लड्डू कितने में खरीदे जाएंगे? 5x बराबर 150, ठीक है। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 5x माइनस 150 बराबर 0। यही बच्चों क्या होती है? आपकी समीकरण होती है, ठीक है, ये क्या होती है? आपकी समीकरण होती है। अब ये रैखिक है, भाई हमारा चर इसमें x है। अब इसमें जो x होगा उसकी वैल्यू बदलती रहेगी, हो सकता है आप 10 खरीदे, 15 खरीदे, 20 खरीदे, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। और इसकी घात 1 है, इसलिए कैसा है? रैखिक समीकरण है। और इसमें केवल एक ही चर है, तो ये क्या है बच्चों? ये एक ही चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब हो सकता है कि आप क्या ये भी खरीदना चाह रहे हो और रसगुल्ला दोनों खरीदना चाह रहे हैं। भाई आपको कुछ लड्डू चाहिए और कुछ रसगुल्ले चाहिए, तो लड्डू आपने माना x, ये आपने क्या माना? x माना कि आपको x लड्डू चाहिए, ये आपने y मान लिया। तो आपने 5x, आप इसे समीकरण की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, आपने x लड्डू खरीदे 5 रुपए पर पीस के हिसाब से और y लड्डू खरीदे 10 रुपए पर पीस के हिसाब से, प्लस 10y, और कुल कितने रुपए आपके पास? 150। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ये 2 है। तो अब इसमें हमारे जो चर है वो 2 है, x और y, और इनकी जो घात है वो 1 है, यानी कि ये क्या है हमारे पास? ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसमें चर कितने? 2 हैं और चर की घात जो है वो 1 है, इसलिए ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। अब आपको काजू कतली भी खरीदनी है, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसे? भाई आपको x लड्डू खरीदने हैं 5 रुपए के हिसाब से, y रसगुल्ला खरीदना 10 रुपए के हिसाब से, और z काजू कतली खरीदने 15 रुपए के हिसाब से, और कुल आपके पास रुपए 150। तो ये भी क्या है? इसमें कितने चर है हमारे? x, y, z, 3 चर है, ठीक है, 3 चर है, और हर चर की घात कितनी है? 1 है। तो ये होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, सॉरी 3 चर वाले रैखिक समीकरण होगा ये हमारा, ठीक है, क्योंकि इसमें x, y, z 3 चर है और चर की घात 1 है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा बच्चों? 3 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप इसके बारे में क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, और आज हम बात करेंगे जो हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इन्हें समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, और उससे हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमने इतने रुपए में कितने लड्डू खरीदे, कितने रसगुल्ले खरीदे, या कितनी काजू कतली खरीदी, ठीक है। अभी मैं इसको और थोड़ा सा समझा देती हूँ। हमने बात की रैखिक समीकरण एक चर वाले, तो जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है बच्चों, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हमारा प्रूफ होता है, वो होता है ax प्लस b बराबर 0। देखो जो बहुपद होता है एक चर वाला, उसके भी यही होता है ax प्लस b, बस बराबर 0 नहीं होता, ठीक है। ये समीकरण है तो हमने बराबर 0 कर लिया। तो अगर हमारे पास इस फॉर्म में, इस रूप में कोई भी समीकरण है, तो वो क्या होगी? एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी, जहां a कभी भी 0 नहीं हो सकता। भाई अगर a 0 हो गया तो x ये पूरा 0 हो गया, तो इसमें कोई चर बचा ही नहीं है,
ठीक है। इसके अलावा a और b क्या होंगी हमारे बच्चों, ये वास्तविक संख्याएं होंगी। a और b वास्तविक संख्याएं होगी, रियल नंबर्स होगी। मतलब ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, भिन्न में भी हो सकती है, परी में भी हो सकती है और अपरी में भी हो सकती है। सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में वो सारी संख्याएं हो सकती है ए और बी। तो अगर इस फॉर्म में कोई भी हमारी समीकरण है तो वो एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी। इसके मैं कुछ और एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जैसे 5x - 8 है, तो ये क्या है, हमारी एक चर है, चर की एक घात है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। या मैं लिखूं 2/3 y - 7 = 0, तो ये भी एक चर वाली रैखिक समीकरण है। या फिर इसके अलावा हम यहाँ पे √2s - 5 = 0 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण है। अब जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है 5x - 8, तो इसे मैं हल कैसे करूंगी, 5x 8 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/5। तो जब हम इस तरह से x का मान निकालते हैं तो वो उस समीकरण का क्या होता है, हल होता है। ठीक है, उस समीकरण का क्या होता है बच्चों, वो हल होता है। तो जो हमारी एक चर वाली समीकरण होती है उनका केवल एक ही हल होता है। समझ में आ रहा, जो एक समीकरण वाली जो हमारी एक चर वाली समीकरण होती है उनका केवल एक ही हल होता है, जिसे हम कहते हैं ये यूनिक है, अद्वितीय है। ठीक है, और एक ही हल है। इसके अलावा इसे अगर हम हमारी जो संख्या रेखा होती है अगर उसमें हम कहीं प्लॉट कर रहे हैं तो वो सिंपल है इसे प्लॉट करना। भाई हमारे पास संख्या रेखा होती है 0 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 -3 -4। अब आपको इसे प्लॉट करना है। ठीक है, इसे प्लॉट करना है, प्लस का है, प्लस का तो हम इधर को कहीं चलेंगे, है ना, प्लस का है तो हम इधर को कहीं चलेंगे। मैंने वास्तविक संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर प्लॉट करना सिखाया है, पहले ही चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। अब ये 8/5 है, तो 8/5 इसमें कहीं बीच में आएगा, फिर हम इसके भी पार्ट्स कर लेंगे और उसे कहीं हम इंडिकेट कर देंगे, वो होगा 8/5। ये हमने पहले चैप्टर में सीखा था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय या अपरिमेय संख्या है, उन्हें हम संख्या रेखा पर कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताया बच्चों कि एक चर वाले, दो चर वाले नहीं, एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं वो क्या होता है, उसका मानक रूप होता है ax + b = 0, जहां a कभी भी 0 नहीं होता। a और b वास्तविक संख्या होती है, ये भिन्न में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, परिमेय और अपरिमेय कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखे। फिर हम इसे हल कैसे करते हैं, इसको 0 के इक्वल रख के हमने x का मान निकाल लिया। x मतलब कोई भी जो चर होगा उसका हम मान निकाल लेंगे, वही उसका समीकरण का क्या होता है, हल होता है। तो जो रैखिक समीकरण होती है एक चर वाली, उसका केवल एक ही हल होता है। और अगर हमें उन्हें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम संख्या रेखा खींचेंगे और उसे कहीं पर भी उसको मतलब देखेंगे कि वो कहाँ पे लाई कर रही है, वहां पे उसको प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने का मेथड मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया है, आप उसे एक बार और वीडियो को देख सकते हो इसे रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक क्या है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर सकते हो, है ना, आपको ध्यान रहेगा इससे कि आप मिठाई की शॉप पे गए थे। अब जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप होता है, वो होता है बच्चों ax + by + c = 0। ठीक है, यानी कि इसमें दो चर हो गए, एक x और एक y, इनकी घात 1 है, तो ये कैसे है, रैखिक है। ठीक है, इनकी घात 1 है तो ये रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे a और b ये दोनों ही 0 नहीं हो सकते। ठीक है, और a b c कैसे होंगी, ये वास्तविक संख्याएं होंगी। ये तीनों कैसी संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। अब ये दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ये 0 हो गया, अगर एक भी 0 होता है तो फिर ये बाकी का बचा हुआ वो तो एक चर वाले रैखिक समीकरण होगी। या फिर y 0 होता है तो तब भी ax + c, ये भी एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी। लेकिन हमें क्या बताना है, दो चर वाली, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे दोनों चर होंगे उनके जो गुणांक होंगे a और b वो कभी भी इसमें 0 नहीं होंगे। तो इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ।
जैसे मेरे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है 7x - 4y बराबर 13, ठीक है, इसे इस रूप में हम कैसे लिखेंगे, 7x - 4y - 13 बराबर 0, या √3u प्लस √2v बराबर 0। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो c है वो 0 हो गया, तो उसे उस रूप में हम कैसे लिखेंगे, भाई ये तो हमारा 0 है, c बराबर 0 हो जाएगा। या 3/2s माइनस 5/7t बराबर 17, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2/2s माइनस 5/7t माइनस 17 बराबर 0। तो ये मतलब हमारे नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, अंडर रूट में भी हो सकते हैं और भिन्न में भी हो सकते हैं, और जो हमारे चर होंगे वो दो होंगे, जैसे इसमें x और y है, इसमें u और v है, इसमें ये uv है और ये s और t है, p q कुछ भी हो सकते हैं, दो वेरिएबल्स होंगे हमारे, दो चर उसमें होंगे, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो हमारी ये होगी। इससे कंपैरिजन करके हम a b c की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। हमें सिर्फ दो चीजें देखनी है, एक तो वो समीकरण इस फॉर्मेट में हो, इस रूप में हो, दूसरा उसमें जो हमारे चर हैं वो दो हो, ठीक है, दो चर हो, और जो चर है उनकी जो घात हो वो 1 हो। मैं और एग्जांपल से इसे समझाती हूँ। बच्चों मैं बताती हूँ आपको कि आप रैखिक समीकरण को कैसे बना सकते हैं। अगर आपके सामने कोई मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रैखिक समीकरण में। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो इसे हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। ये हमें स्टेटमेंट दे दी, इसमें दो चीजें हमारे पास, एक नोटबुक है और दूसरी कलम है। तो मान लेते हैं, माना एक नोटबुक की कीमत, तो जब हम इस तरह से मानेंगे तो वो हमारे, हम चर में मानेंगे उसे, x y z कुछ भी मान सकते हैं, तो ये x रुपए होगी, ठीक है, और एक कलम की कीमत वो y रुपए होगी। तो ये कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो प्रश्न अनुसार आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न अनुसार दिया हुआ है कि जो नोटबुक की है, नोटबुक यानी कि x, ये बराबर है y के और उसके 2 गुने के, यानी कि x बराबर 2y, या हम इसे लिख सकते हैं x - 2y बराबर 0। और यही हमारा क्या है, रैखिक समीकरण। और कैसा है, दो चर वाला, ठीक है, रैखिक है क्योंकि इनकी घात कितनी है बच्चों, 1 है, तो ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, ठीक है। ऐसे हम बना सकते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे एक पिता ने कहा अपने पुत्र से कि जो पुत्र है, पुत्र की आयु पिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो इसमें एक पिता हुआ और एक हमारे पास पुत्र हुआ, तो हम इसे कैसे करेंगे, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देती हूं, ठीक है। पिता कहता है ना, पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अब इसे हमें क्या करना है बच्चों, इसे हमें रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो मान लेते हैं, माना पिता की उम्र चर में मानेंगे हम, x वर्ष है, और जो पुत्र है, पुत्र की उम्र y वर्ष है, ठीक है। हमने दोनों की उम्र मान ली है। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न अनुसार कि जो पिता है, पिता की उम्र कितनी है, x, पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है, ठीक है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है। कम होता है, ज्यादा होता है, मतलब कम है तो माइनस करेंगे, ज्यादा है तो प्लस करेंगे, गुना है तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x - 3y - y बराबर 0। तो ये हमें क्या मिला बच्चों, ये हमें रैखिक समीकरण मिला, वो भी दो चर वाला, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे इधर ही प्लस में था, आपको इसमें समीकरण में एक चीज ध्यान रखनी है
कि अगर हमारे इस तरह से ये LHS और RHS दी हुई है, तो अगर हम दोनों तरफ कुछ भी जोड़े, बराबर संख्या जोड़े, घटाए, गुना करें या भाग करें, तो इन समीकरण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इनके मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर कोई इधर प्लस में है तो हम जब बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में होता इधर लाते तो प्लस हो जाता। यानी कि बराबर के दूसरी तरफ जाने पर जो प्लस है वो माइनस में, माइनस जो है प्लस में, वो बदल जाते हैं। तो आपको समीकरण में ये दो चीजें भी ध्यान रखनी है। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं। बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है कि रमेश एक पुस्तक विक्रेता से 5 नोटबुक तथा 2 कलम खरीदता है। वह दुकानदार को 60 रुपए देता है और दुकानदार उसे 5 रुपए वापस कर देता है। तो इस जानकारी को हमें समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 और एग्जाम्पल कराए, उसमें भी हमने क्या करा था, समीकरण बनाई थी। इसे और देखते हैं। देखो, इसमें भी हमारे पास नोटबुक है और कलम है। तो नोटबुक को हम मान लेंगे कि नोटबुक की कीमत कितनी होगी, X रुपए होगी। ठीक है, एक नोटबुक की, और एक कलम की कीमत Y रुपए मान लिया हमने। ठीक है, अब नोटबुक कितनी है, 5, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, और कलम है 2, तो ये हो जाएगी 2x। अब इन दोनों, ये मतलब खरीदे और खरीदने के लिए पैसे कितने दिए, 60 दिए, लेकिन दुकानदार ने 5 रुपए वापस कर दिए। तो जो कुल रुपए थे जो दिए गए हैं, कुल रुपए दिए वो कितने होंगे बच्चों, 60 माइनस 5, यानी कि 60 माइनस 5, 55। तो ये जो दोनों आए वो कितने रुपए में आए, वो 55 रुपए में आए। तो इससे हम समीकरण कैसे बना सकते हैं, इन दोनों की कीमत कितनी है, बराबर 55 रुपए, यानी कि 5x प्लस 2y बराबर कितना होगा, 55। तो इसे हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2y माइनस 55 बराबर 0। और ये क्या हमारी, ये हमारी रैखिक समीकरण है 2 चर वाली। एक चर इसमें x है, दूसरा चर इसमें y है, उसकी घात कितनी है, 1। तो ये हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। आपको रैखिक समीकरण 2 चर वाले समझ में आया होगा कि हम कैसे मतलब पहचान कर सकते हैं, हमें उसमें क्या देखना है, वो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होंगे, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। फिर उसमें a और b 0 नहीं हो सकते, a b c वास्तविक संख्याएं हो सकती है। ठीक है, अगर हमारे सामने इस तरह से मतलब वर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम दी हुई है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बना सकते हैं। उसमें हम मानेंगे चर, कोई भी चर जो होंगे x या y, s t u v, हम उसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे, और फिर जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसके अनुसार हम समीकरण बना लेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए और a b c के मान बताइए। ये हमें समीकरण दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इन्हें इस फॉर्म में लिखेंगे। ये कैसा है, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, और फिर इसमें हम कंपैरिजन करें, a b c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब हमारे पास पहला एग्जाम्पल, यह 2x प्लस 3y बराबर 4। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, ये इधर बराबर के इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 0। ठीक है, अब इसकी कंपैरिजन हम जब इससे करेंगे तो a का मान कितना होगा, यहाँ a का मान 2, y का मान, जो y का गुणांक है यहाँ पे 3, और c का जो ये कांस्टेंट है हमारा माइनस का 4। यहाँ हम साइन भी जो होंगे माइनस प्लस वो भी साथ में लेंगे। ठीक है, तो a बराबर 2, y बराबर 3 और b बराबर 3 और c बराबर माइनस 4। ये a b c के मान निकल लिए। सबसे पहले हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बस ये ध्यान रखना है, बराबर में इधर ही प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाता, अगर इधर माइनस होता तो इधर जाता तो प्लस हो जाता। अब इसे देखते हैं, x माइनस 4 बराबर √3y। तो इसे हम कैसे करेंगे, x माइनस y, ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का बराबर 0। इसे हम x y को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 और कांस्टेंट को इधर। अब ये इसी फॉर्म में हो गया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इसमें a क्या है हमारा, a मतलब जो x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है, तो a का मान तो 1 हो गया। b मतलब y का गुणांक √3 है, वो भी माइनस का, तो माइनस √3।
c बराबर जो हमारा कांस्टेंट है -4। तो ये ABC के मान निकल गए। ये हमारा, इसे हम एक तरफ ले लेते हैं सारा, ये हो जाएगा 5x - 3y, ये बराबर में -4 है, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, +4 बराबर 0। तुलना करेंगे हम इससे, तो a का मान क्या होगा बच्चों 5 जो x का गुणांक होगा, b का मान होगा जो y का गुणांक होगा वो है -3, और c हमारा जो कांस्टेंट है वो है +4। ये है 2s बराबर t, है ना, इसमें s और t ये है हमारे क्या चर, तो इसे हम लिखेंगे 2s - t, इधर t प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और +0c हम लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें c जो है हमारा वो 0 है, ठीक है, बराबर 0। तो s क्या होगा, सॉरी a क्या होगा जो s का गुणांक है, s का गुणांक 2 होगा। b क्या है जो हमारा t का गुणांक है, t का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, और वो भी कैसा -1। c का गुणांक क्या है हमारा यहाँ पे 0, क्योंकि ये टर्म पूरी कैसी है हमारी 0 है, कांस्टेंट जो है इसमें हमारा 0 है। अब इसमें करते हैं x - y/5 बराबर 10, तो 10 को इधर ले जाएंगे, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x - y/5 - 10 बराबर 0। अब जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर क्या निकलेगा जो x का गुणांक है यानी कि 1, b बराबर जो y का गुणांक है, y का गुणांक क्या होगा तो माइनस तो है, और 1/5 तो माइनस का 1/5, और c यानी कि जो हमारा कांस्टेंट है -10। तो बच्चों इस तरह से हम जो हमारा ये मानक रूप है उसकी कंपैरिजन करके इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो भी हमारे पास दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी, और उससे कंपैरिजन करके हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c बराबर 0। a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते, अगर इसमें से एक भी 0 हो गया तो वो मतलब रैखिक समीकरण नहीं होगी दो चर वाली, ठीक है। और a b c क्या होंगी, यहाँ पे वास्तविक संख्या होंगी, रियल नंबर्स होंगी, जिसमें वो भिन्न में भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, और परिमेय भी हो सकती है, और अपरिमेय भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने समझा सिर्फ कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होती है वो होती क्या है, वो एक चर वाले रैखिक समीकरण से किस तरह से वो अलग है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इन्हें हम कैसे हल करते हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसे हम कैसे करेंगे, 0 के इक्वल करके उसको हल करके जो चर है उसका मान निकालते हैं, और उसका केवल एक ही मान निकलता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या इनका भी एक ही मान निकलता है या एक से ज्यादा निकलते हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।